नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज इस हफ्ते की चैट में मेरे साथ जाने माने संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन अपनी हियरिंग में दिया और कहा कि भाई पूरा प्रोसेस निष्पक्ष होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। ये एक कोर्ट निकल कर आया डबल बेंच की हियरिंग के दौरान। अभी जो प्रोसेस होता है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, उसमें एक पैनल बनाया गया है। उस पैनल में प्रधानमंत्री हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है और एक केंद्रीय मंत्री है। तो केंद्रीय मंत्री होने की जगह किसी तीसरे व्यक्ति को होना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन से निकलकर सामने आता है। इसी मुद्दे पे बात करते हैं प्रोफेसर मुस्तफा साहब से। प्रोफेसर साहब, आपकी टिप्पणी इस सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बारे में। हालांकि अभी ऑब्जर्वेशन है, आई नो कि ये फैसला नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। सुमित, देखिए, एक तो ये कि जजेस की ऑब्जर्वेशंस पे गेस करना कि क्या फाइनल जजमेंट होगा बड़ा रिस्की मामला है। और क्योंकि जस्टिस दत्ता ने ये भी कहा कि हम 5 जज बेंच को रिफर कर दें ये मैटर, तो उनके लिए आसान ये होगा ऑप्शन कि वो 5 जज बेंच को रख दें और जो कुछ ऑब्जर्वेशंस कर दी वो मीडिया में रिपोर्ट हो गई। और 5 जज बेंच के पास इस मैटर को जाने का मतलब है कि अनदर 2-3 इयर्स ये इस मामले को और लटका दिया जाएगा और जो आज लॉ है वो लॉ रहेगा। लेकिन जो बात जस्टिस दत्ता कह रहे हैं वो अपने आप में बात सही है कि जनतंत्र में न सिर्फ चुनाव होना अहम है, बल्कि जो चुनाव का एम्पायर है वो पाकिस्तान के एम्पायर शकूर राणा की तरह ना हो। हम लोग जिस जमाने में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो पाकिस्तानी एम्पायर्स को देख के सर पीटते थे। तो इलेक्शन कमीशन एक एम्पायर है, एक रेफरी है। वो जो कुछ भी करता है उस पे राजनीतिक क्या व्यू लेते हैं वो तो राजनीतिक जाने, लेकिन देश के आम लोग, मेरी तरह, आपकी तरह, उनको जो रोटी फिल्म थी राजेश खन्ना की कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, उससे उन्हें देखना चाहिए कि वो पैरामीटर है जिस पे उन्हें जज किया जाएगा कि चुनाव हो जाए, लीगल ही हो जाए। चुनाव आयोग को संविधान ने बहुत सी शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट उनके मामलात में इंटरफेयर ना करे, लेकिन क्या वो रुथलेसली न्यूट्रल थे एज एन एम्पायर, ये इतिहास में रिकॉर्ड होता जा रहा है। जी, देशों का जो इतिहास है वो हजारों साल का इतिहास होता है। इसलिए जो भी चुनाव आयोग जिस भी समय का, जिस भी सरकार का हो, उसको ये देखना है कि फ्यूचर की जो भारत की पीढ़ियां होंगी वो उसको कैसे देखेंगी। और आज का भी मैंने बता दिया कि पब्लिक को मालूम है कि वो कितने फेयर हैं या अनफेयर। हैविंग सेड दैट, जो जस्टिस दत्ता की इस समस्या है इस वक्त कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसको संसद ने पलट दिया है बिल्कुल। और मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया है। आमतौर से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पार्लियामेंट्स को पलटने का हक है और ऐसे सैकड़ों जजमेंट हैं, लेकिन हमने ज्यादा हंगामा शाहबानों के बात किया। सैकड़ों मतलब एक बार मैंने काउंट किए थे तो 114 जजमेंट थे 2005 तक, अच्छा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद ने बदला था। इस केस में जो मुख्य न्यायाधीश को रखा गया था वो तब तक ही रखा गया था जब तक संसद इस पर कानून बनाए। जी, तो संसद ने कानून बना दिया। अब संसद ने बनाए हुए अपने कानून में मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया और उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि देखिए, डेमोक्रेसी अगर बेसिक स्ट्रक्चर है तो बेसिक स्ट्रक्चर एक ऑर्डिनरी लॉ से भी नहीं जा सकता, संविधान अमेंडमेंट से भी नहीं जा सकता, ये तो एक ऑर्डिनरी लॉ है। तो एक तो ये पेच है। दूसरे पेच ये है कि अगर मुख्य न्यायाधीश भी हों तब भी 100 में से 90 केसेस में मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री के साथ ही जाएंगे। अच्छा, पास्ट एक्सपीरियंस से आप ये सोचिए
कि दो स्तंभ हैं हमारे, एक कार्यपालिका का अध्यक्ष है और एक हमारा न्यायपालिका का अध्यक्ष है, तो लाइकलीहुड आमतौर से ये होगा। लेकिन कोई कोई केस ऐसा होगा कि मुख्य न्यायाधीश कहेगा कि भाई नहीं, इसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं वो बात मानी जाए। मैं ये समझता हूं, मेरी राय ये है कि जो भी लॉ है अगर यही रहने दिया जाए, क्योंकि संसद की संप्रभुता है हमारे संविधान में जो संसद ने बना दिया, और अगर कोर्ट ये कहे कि लॉ तो यही रहेगा लेकिन जब भी आप अपॉइंटमेंट करें चुनाव आयुक्त का तो सर्वसम्मति से करें। देखिए, जब सर्वसम्मति आएगी सुमित, तो ना तो राहुल गांधी कोई नाम ऐसा दे पाएंगे जो बिल्कुल कांग्रेस का कमिटेड आदमी हो, और ना सरकार ऐसा कोई नाम लाएगी जो सरकार के साथ बहुत क्लोजली काम कर चुका हो। तो फिर ऐसे लोग आएंगे जो बीच के होंगे, जो दोनों को एक्सेप्टेबल होंगे। ये देश के जनतंत्र के लिए एक ज्यादा बेहतर रास्ता होगा। आप ये देखिए कि अमेरिका में जो जजेस की नियुक्ति है, उन्हें आप कहते हैं रिपब्लिकन जज, उनको कहते हैं आप डेमोक्रेटिक जज, कंजर्वेटिव जज, लिबरल जज, और वो ज्यादातर उन्हीं लाइंस पे फैसला देते हैं, एक्सेप्ट कभी कभी उस लाइन से हट जाते हैं। हमको अगर अपने जनतंत्र को मजबूत करना है तो हमको न्यायाधीशों की नियुक्ति और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, या जैसे आपने सीबीआई वाला कहा, इनकी नियुक्ति में या सीएजी की नियुक्ति में ऐसे लोग चाहिए जो सरकार को भी एक्सेप्टेबल हों, विपक्ष को भी एक्सेप्टेबल हों, और उन दोनों की सहमति की वजह से पूरे राष्ट्र को एक्सेप्टेबल होंगे। तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी सिर्फ चुनावों का नाम नहीं है। वहां बिल्कुल जस्टिस दीपांकर दत्ता सही कह रहे हैं कि पूरे जनतंत्र में सबसे अहम चुनाव हैं, लेकिन ये कि सिर्फ चुनाव नहीं है, हमें ये देखना है कि विश्व हमको कैसे देखता है। हम कितना भी इंटरनेशनल एजेंसीज की जो रेटिंग्स हैं उनको रिजेक्ट करें, लेकिन दुनिया रिजेक्ट नहीं करती। इसलिए हमारी डेमोक्रेसी में अच्छे डेवलपमेंट हो, बेहतर डेवलपमेंट हो, भारत इथिकली और डेमोक्रेटिकली विश्व गुरु बने, हम कहें कि हमारी डेमोक्रेसी पश्चिम के देशों की डेमोक्रेसी बेहतर है। तो कई देशों में चुनाव कराने की प्रक्रिया में भी बहुत अच्छे अच्छे लॉज हैं। कई देशों में यह है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे और मुख्य न्यायाधीश, यानी भूटान में यह है, हमारे पड़ोसी देश में ऐसा है, मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी प्रधानमंत्री की तरह देश चलाएंगे। पाकिस्तान में लॉ बदल दिया नई सरकार ने, लेकिन पहले ये लॉ था कि चुनाव आयोग जो होते थे उसमें ज्यादातर हाई कोर्ट के जजेस होते थे, मेन आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, कोई रिटायर्ड जज। तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया में ऐसा चेंज आना चाहिए कि जो जस्टिस दीपांकर दत्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगना भी चाहिए। देखिए, नेचुरल जस्टिस का भी प्रिंसिपल जो है वो यही है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। और काफी लोगों ने अब हालात को देखते हुए कह दिया कि चाहे जस्टिस मे नॉट बी डन बट एटलीस्ट इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। पर प्रोफेसर साहब ये बताइए, सर्वसम्मति कैसे हो पाएगी जब आप दो विरोधी विचारधाराएं आमने सामने बैठी हो? तो कहने को बड़ा अच्छा सॉल्यूशन आपका लग रहा है मुझे ये, पर ये और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि इस मामलों में, खासकर चुनाव आयुक्तों के मामले में तो एक्सटेंशन भी नहीं हो सकते। जैसे सीबीआई डायरेक्टर के मामले में आप एक्सटेंशन दे सकते हैं, यहाँ तो कार्यकाल खत्म, मतलब आपको नया अपॉइंट करना ही करना है। देखिए, ऐसा है सुमित, आप ब्यूरोक्रेट से लेते हैं जी, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो अमेरिकन जजेस की मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दी थी, वो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स की तरह पार्टी लाइंस की तरह नहीं। तो आईएएस ऑफिसर्स हैं ये जिनको लेना है, तो ऐसे आईएएस ऑफिसर्स की लिस्ट बनाई जाए जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। ऐसे सैकड़ों आईएएस ऑफिसर्स देश में अवेलेबल हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ऐसा है कि पहले भी ये होता रहा है अमेरिका में। मैं अब जजेस की एग्जाम्पल फिर से दे दूं कि ऐसा जज मत लें जो बिल्कुल ही टोटली डेमोक्रेट हो या टोटली बिल्कुल रिपब्लिकन हो, उसकी सिंपैथी रिपब्लिकन के साथ हो लेकिन डेमोक्रेट्स को भी एक्सेप्टेबल हो।
तो ऐसे नाम अगर आ जाएं, जी। उससे हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जनतंत्र के, उनको बहुत एक बल मिलेगा और लोगों का विश्वास उन संस्थाओं में बढ़ेगा। अल्टीमेटली देखिए, जो पावर है वो भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर बहुत लोगों को ये लगता है कि ये संस्था स्वतंत्र नहीं है, तो आप ये समझिए वो संस्था कुछ भी कहती रहे, उसका कोई पब्लिक पे असर नहीं होता। तो संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाने के लिए ये है कि भाई आप लोगों की आइडियोलॉजीज अलग हैं, लेकिन आप यहाँ आइडियोलॉजी पे थोड़ी बात हो रहे हैं। आप जनता में जाइए, अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेके, जनता तय करेगी कौन सी आइडियोलॉजी उसे पसंद है। लेकिन एम्पायर जो होगा वो ऐसा होगा कि वो सरकार की और विपक्ष दोनों के लिए इवन हैंडेड होगा। और वो जब इवन हैंडेड नहीं होता तो लोगों का विश्वास जनतंत्र से उठ जाता है। और जब बहुत ज्यादा लोगों का विश्वास जनतंत्र से उठ जाए तो फिर श्रीलंका और नेपाल और बांग्लादेश जैसे मास रिवोल्ट हो जाते हैं, जो और बुरे हैं जनतंत्र के लिए, वो और ज्यादा बुरे हैं। अगर सड़कों पे जनतंत्र तय होने लगे इस तरह के रिवोल्ट से चुनावी प्रोसेस के अलावा, तो वो तो बिल्कुल समझिए कि बहुत ही मोबोक्रेसी है। अभी हमने बंगाल में देखा प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, मनोज अग्रवाल साहब को तुरंत चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया सरकार बनने के बाद। इसीलिए चुनाव आयोग के और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, उनके अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर लगातार पिछले कुछ सालों से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मैं आपसे पॉलिटिक्स का सवाल नहीं पूछ रहा हूं, पर मैं ये जानना चाह रहा हूं, ऐसे में इस पूरे प्रोसेस में जो पुरानी प्रक्रिया थी, जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला था 23 तक का कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, जिसके बाद आपने हालांकि उस पर आशंका जताई कि 100 में से 90 बार न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वो एक राय का होगा। अब क्योंकि कार्यपालिका के खिलाफ या ये ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है और न्यायपालिका इसमें एक पार्टी रही है, तो क्या आप लगता है कि एक नए टिफ की ओर भी दो विधायी ताकतें आपस में बढ़ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। वो तो मैंने इसलिए कहा कि ये माना जाता है, वही जस्टिस अपीयर टू हैव बीन डन कि भाई कम से कम एक तीसरा आदमी है, इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी का हेड है। लेकिन मैंने रियलिटी बताई कि गवर्नमेंट का कोई बहुत लॉस नहीं होगा अगर वो एक्सेप्ट कर ले मुख्य न्यायाधीश को, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि सरकार जो नाम देंगी 90% केसेस में वो नाम ऐसे होंगे कि चाहे विपक्ष ना एक्सेप्ट करे लेकिन मुख्य न्यायाधीश उन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो इतना लॉस नहीं है सरकार का अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान ले। लेकिन मैं बस आपको ये बात बता दूं कि जो आपने अभी अपॉइंटमेंट की बात की, लॉ ये है, लेकिन यूपीए सरकार ने भी एक चुनाव आयुक्त को मंत्री बनाया, बिल्कुल, और बीजेपी सरकार ने बनाया। सरकारें सारी सुमित एक ही तरह की होती है। ये लोगों को लगता है कि सरकार अलग अलग तरह की होती है, सब सरकारें एक सी होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिन शेषन साहब की हम तारीफ करते हैं, उन्होंने भी जब चुनाव लड़ा तो शायद एक बार शिवसेना से, एक बार कांग्रेस से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी मदद से। नहीं, चुनाव लड़ा वो तो चलिए एक बात है कि कोई चुनाव लड़ के आए, लेकिन ऐसे भी चुनाव आयुक्त हैं जिनको जबकि लॉ में लिखा है कि चुनाव आयुक्त रहने के बाद उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा। हाँ, फिर भी उनको पद दिए गए और हर सरकार ने दिया। जो सरकार आज की सरकार का, जो विपक्ष आज की सरकार का विरोध कर रहा है, वो भी दे चुका है। एमएस गिल एग्जांपल है, केंद्र में मंत्री रहे। का नाम मेरे माइंड में था। जी, आप नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो तो फैक्ट है। एमएस गिल साहब मंत्री रहे केंद्र में, कैबिनेट में, मनमोहन सिंह की सरकार में। अब मैं आखिर में मेरे माइंड में था। एक आखिर में एक इश्यू को और इसी पर छूना चाहता हूँ। क्या जो ये ऑब्जर्व जो बात है ना कि न्याय होना चाहिए और न्याय होता दिखना भी चाहिए, क्यों ये नौबत आ गई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, ये भी आप मुझे समझाने की कोशिश करिए। क्योंकि इसके पहले जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी तो सीधे सरकार चिट्ठी लिख देती थी और वो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो चुनाव आयोग में चले जाते थे बारी बारी से, सीनियरिटी के लेवल पे सीसी और ईसीज बन जाते थे। अब ये जो स्थिति आई थी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना नाम इंक्लूड करना पड़ा उस पैनल में, तो ये स्थिति क्यों आई थी? ये क्यों पैदा? ये इसीलिए स्थिति आई कि चुनाव आयुक्त लेटली वो न्यूट्रलिटी जो उससे एक्सपेक्टेड है वो उसने नहीं, या लोगों को नहीं दिखी। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप आमतौर से इंटरफेयर नहीं करती।
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी कोई चीज तभी कोर्ट उसमें बोलेगी। लेकिन ये कि ये तो बिल्कुल कॉमन नॉलेज है सुमित कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष आज नहीं कही जा सकती, उस पे प्रश्न चिन्ह हैं। वो सीरियस हैं या नॉन सीरियस हैं। अगर आप रूलिंग पार्टी में हैं आप कहेंगे नहीं है नॉन सीरियस, विपक्ष में हैं आप सीरियस हैं। मैं एक एकेडमिक हूं इसलिए मैं ऐसे नहीं देखना चाहता। मैं ऐसे देखना चाहता हूं कि एक आम आदमी, क्या उसको लगता है कि हमारी संस्थाएं पूरी तरह स्वतंत्र हैं? अगर नहीं लगता तो कोई चीज गड़बड़ है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और ये जिम्मेदारी किसकी है ठीक करनी? नहीं, सरकार की होती है जिम्मेदारी तो सरकार की जिम्मेदारी है ये कि सरकार ऐसे, अच्छा मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो विपक्ष को एक्सेप्टेबल होंगे लेकिन वो सरकार के हक में इवेंचुअली रहेंगे। यहां पे बात हो रही है कि हार्डकोर अपना सपोर्टर चाहिए, उसको विपक्ष अपोज करता है। कोई भी आदमी जो चुनाव आयुक्त बनेगा वो सरकार से आमतौर से नहीं लड़ेगा। सॉफ्ट कॉर्नर, एक देखिए जो बात कही जाती है कि साइकोलॉजिकली ये कहा जाता है, ये पूरी एनजेसी की डिबेट में जस्टिस केहर ने जजमेंट में लिखा है कि क्यों सरकार को जजेस अपॉइंट नहीं करने चाहिए। एक तो आपको मालूम है कि 84% केसेस में सरकार ही पार्टी है। दूसरे उन्होंने लिखा है, ये जजमेंट में लिखा है कि भाई जजेस दिल्ली आते हैं, अपॉइंट होते हैं, उन्हें घर नहीं मिलता है, सरकार उन्हें घर दे देती है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम ग्रेटफुल होते हैं कोई हमें फेवर करता है। तो अगर सरकार ने मुझे अपॉइंट किया तो मैं लाइकली सरकार के फेवर में काम करूंगा। तो जो बात कही जा रही है वो इतनी कि हार्ड कोर वाला ना हो, कोई भी आप रखेंगे वो लाइकली टू सपोर्ट यू, लेकिन वो ब्लेटेंटली नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है। बिल्कुल ठीक है आपने, वो ऐसा है ना, ऐसा आदमी चाहिए जो 100 में से 200% मेरे साथ ही रहे और 1% का चांस भी लेना नहीं चाह रहे हैं। बस ये ना करें, ये ना करें। आखिर में सर मैं आपको बताऊं, आप किसी भी पोस्ट पे आप मुझे अपॉइंट कर लीजिए किसी पोस्ट पे, आई एम लाइकली टू बी इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ग्रेटफुलनेस भी तो होती है ना। आप एहसानमंद होते हैं कि उसने आपके लिए फेवर किया होता है। सर एक आखिर में, क्या आपको लगता है कि मामला 5 मेंबर बेंच के पास जाएगा या इसी बेंच से फैसला आएगा कोई? अगर उन्होंने इसी इजी सॉल्यूशन लिया, दरअसल जस्टिस जत्ता बहुत अच्छे जज हैं, बोल्ड जज हैं, जरा देर में सुप्रीम कोर्ट लाए गए, उनके साथ थोड़ा इस मामले में न्याय नहीं हुआ। लेकिन ये कि लाइकली है अगर उन्होंने इजी रूट लिया तो 5 जज बेंच को भेज दे। अच्छा ये इजी रूट है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए भाई कुछ करना ही नहीं है उन्हें, तो फिर तो कह देना है कि भाई ये बड़ा अहम मुद्दा है इसलिए 5 जज बेंच को भेज दो और डिले हो जाएगा मामला। फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कुछ ना कह के भी सब कुछ समझा दिया। थैंक यू सो मच साहब। थैंक यू सो मच। प्लेजर।